रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज होते। ख़वातीन और हज़रात, सियासत की शतरंज के अंदर बड़ी चालें आज चली गई हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बज़ाहिर वापस मिल गया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया है। और अब छुट्टियों के बाद, विंटर वेकेशन के बाद, तो अंदाजा यह किया जा रहा है कि पहली तारीख के करीब दोबारा समाअत होगी। 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा पेशावर हाई कोर्ट में, और फिर यकीनी तौर पर मालूम पड़ेगा कि बल्ला पीटीआई को मिला कि नहीं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जो लीगल टीम है पीटीआई की, वो बहुत इससे मुतमईन और खुश नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है एनालिस्ट की जानिब से कि पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। और बैरिस्टर अली जफरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, और साथ साथ यह भी वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो ठीक हुए थे, लेकिन जिसने वो इलेक्शन कराए थे वो ठीक नहीं था। तो हमारे आज के प्रोग्राम में जो पीटीआई के इलेक्शन कमिश्नर हैं नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब भी शरीक होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि प्रॉब्लम उनमें है या किसी और में। साथ साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल पीपल्स पार्टी के मंशूर का ऐलान करेंगे। अब देखना यह है कि बिलावल साहब ने जो कहा था कि 17 वजारतें बंद करनी है, 1500 अरब की सब्सिडी फर्टिलाइजर को, पावर सेक्टर को बंद करके मजदूरों को और किसानों को देनी है, क्या उस मंशूर का हिस्सा होगा? अगर होगा तो किस हद तक होगा, ये यकीनन इस मंशूर पर हमें देखना है। लेकिन पीपल्स पार्टी के एक वेटरन सियासतदान थे फैसल साले हयात साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह के मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया। तो यकीनन ये भी एक पीपल्स पार्टी के लिए सोचने की बात होगी कि अगर पुराने साथी छोड़ के जा रहे हैं तो क्या वजह है इसके पीछे? कोई छुड़वा रहा है या खुद छोड़ रहे हैं? और साथ साथ अगर नून लीग की बात की जाए तो हमजा शहबाज शरीफ, हम जानते हैं नून लीग के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट का हिस्सा हैं नून लीग का, और उन्होंने एक बड़ा खदशा जाहिर कर दिया। उन्होंने खदशा ये जाहिर किया है कि मुश्किल वक्त में जिन्होंने साथ दिया मुस्लिम लीग नून का, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो सोचने की ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा, कैसा होगा। और उसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी आज सामने आई कि जमीयत उलमा इस्लाम ने आज मुलाकात की है उनके वफ़द ने यूसुफ रज़ा गिलानी से। GAU जिसने पहले नून लीग से, MQM से, PMLF से, GDA से इतने सारे इत्तेहाद किए हुए हैं, पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद हो गया, तो फिर मुकाबला तो खत्म हो गया, फिर तो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर सारा काम हो जाएगा। लेकिन आज एक और बात भी मैंने देखी कि एक वीडियो वायरल हुई जो आज की अखबारों में भी शाया हुई भी है। और उस वीडियो के अंदर क्या देखा जा सकता है कि पहले पीटीआई में थे, अब वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने PDM की हुकूमत के दौरान नून में शमूलियत इख्तियार की थी, और आज जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा सकता है कि कैंडिडेट हैं ये NA 177 के सैयद बासित सुल्तान। पिछले साल पीटीआई से नून में आए और आज लोगों से कुरान पे हाथ रख के हलफ ले रहे हैं कि मुझे ही वोट देना, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, जो कह रहे हो वो करके दिखाना। तो यकीनन इससे कहते हैं ना, अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, बहुत सारे इशारे मिल जाते हैं। लेकिन एक और सवाल आज जो मैं प्रोग्राम में ज़रूर उठाऊंगा वो है कराची का सवाल। कराची से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, कोई बड़ा नाम आके इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन नहीं लड़ा, कोई भी नहीं आया कराची। क्या वजह है इसके पीछे? और MQM जो कराची की इतनी बड़ी ताकत है, उसने भी जहां जहां से उनके बड़े लीडर्स ने पेपर्स फाइल किए हैं वो एक जगह से नहीं किए, 3-4 जगहों से किए हैं। तो तासुर ये साबित हो रहा है कि भरोसा नहीं है कराची वालों को, किसी को गारंटी नहीं है कराची वाले किसको वोट देंगे, क्योंकि कराची एक मेट्रोपोलिस है, पढ़ा लिखा शहर है, एक ऐसा शहर है जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, लेकिन इसके जो डायनामिक्स हैं वो कंप्लीटली अलग हैं। इसके ऊपर भी आज हम रेहान हाशिम साहब हमारे साथ शो में होंगे, उनसे सवाल उठाएंगे। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि पैनल का तारुफ कराऊं और एक ब्रेक ले लेता हूं यहाँ पे। तो मेरे साथ प्रोग्राम में हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब फ्रॉम JUI। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। रफीक रजवाना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक गवर्नर है, थैंक यू सो वेरी मच रफीक साहब। साथ साथ कराची स्टूडियो में MQM के रेहान हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और PTI से नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। थोड़ा वक्त पहले पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे, फिर गौहर खान बने, फिर इमरान खान बने, आज फिर गौहर खान पीटीआई के चेयरमैन बन गए हैं। पीटीआई यकीनन एक बड़ी ताकत है सियासी तौर पर पाकिस्तान की, लेकिन उसका मुस्तकबिल क्या है ये किसी को भी नहीं पता। इलेक्शन में होंगे, बल्ला बैलेट पेपर पे होगा नहीं होगा, क्या साइन मिलेगा, कौन चेयरमैन रहेगा, यकीनन बहुत सारे सवाल है। लेकिन आज जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, मुअत्तल किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, उसके बाद पीटीआई के लिए कहा जा रहा है कि कुछ इम्कानात, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, कुछ रिलीफ आज मिल गया है। शायद पीटीआई को थोड़ा बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब। नियाजी साहब, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन विद यू। वेलकम टू ऑल द पैनल अवेलेबल, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नियाजी साहब, पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने आज ये वाजे कर दिया है कि ECP ने कहा कि इलेक्शन सही हुए, जिसने इलेक्शन कराए वो ठीक नहीं था। आप इलेक्शन कमिश्नर थे, तो क्या प्रॉब्लम आप में थी या किसी और में? और यकीनन आप कुछ वाजे कर दीजिए सर ये सिचुएशन।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो है कि 23 नवंबर 2023 का जो ऑर्डर था, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें डायरेक्ट किया कि विद इन 20 डेज़ इलेक्शन कराएँ। अब उस 20 डेज़ के अंदर इलेक्शन मैंने करवाने थे और उस प्रोसीजर को जो हमारा पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके तहत जो रूल्स थे उसको फॉलो करके मैंने इंटर पार्टी इलेक्शन 2 तारीख को पेशावर इलेक्शन ठीक कराया और उस इलेक्शन का रिजल्ट ठीक जो था वो सबमिट करके और ठीक कमीशन का मैंडेट था 158 के तहत रूल्स के तहत कि हमें सर्टिफिकेट नोटिफाई करना। अब इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट टोटल इलेक्शन एक्ट में है 208 है, 209 है या 215 है कि इख्तियारात से अगर वो कोई तजावुज़ हमारे किया, ऊपर फाइन इम्पोज़ इख्तियारात से तब तजावुज़ किया। आपने तजावज़ किया, ये कोई जनरल इलेक्शन का मैंडेट नहीं था, उनके ठीक पास इंटर पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नोटिफाई करना था। आज जो पेशावर मैं आपका ब्रीफ जवाब देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्या मेरा मैंडेट जो था वो सही था कि नहीं, या मैं सही मेरी अपॉइंटमेंट थी कि नहीं, वो तो अकॉर्डिंग टू रूल थी और रूल 28 है वो हमने इलेक्शन कमीशन को बताया और आज पेशावर हाई कोर्ट इन्हीं क्वेश्चन पे 4 घंटे में सैटिस्फाई होके तब ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड कर दिया। अब नेक्स्ट जो है आफ्टर विंटर वेकेशन हम कोर्ट को सैटिस्फाई करेंगे पहली तारीख क्योंकि आज उन्होंने ये कह दिया है जी, तारीख ही होगी क्योंकि विंटर वेकेशन अब खत्म होगी, पहली हो या 2 होगी जो कि ऐसे लिस्ट दोबारा आएगी। क्योंकि अब उन्होंने ये कह दिया है कि आप जो सिंबल है पीटीआई का वो नोटिफाई करें टिल फर्दर ऑर्डर जब तक केस नहीं लगता। तो इट मीन्स कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, चाहे उसको मुझे एड्रेस करना, चाहे पहले सेक्रेटरी का बहाल होना, चाहे हमारे सेक्रेटरी जनरल के बारे में ज जितनी चीज़ें कहना उस फैसले में, वो तमाम फैसला सस्पेंड हो गया और अली ज़फ़र साहब ने हर चीज़ के ऊपर कोर्ट को सैटिस्फाई किया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है क्योंकि हम जमहूरी प्रोसेस में रहना चाहते हैं। ये सिर्फ़ एक आदमी का मसला नहीं है, 22 करोड़ अवाम का मसला है। बल्ले का छीन लेना, सिंबल का न्याज़ी छीन साहब लेना, 5 ये इसके न्याज़ी साहब 5 पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज किए गए रहीम यार खान में, कैसे करेंगे सर इलेक्शन में मुकाबला और सामना? 22 दिसंबर को एक साइफर की बेल लगी थी और एक हम पिटीशन लेके गए थे 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में और मैं उसमें मौजूद था। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आज देखें कि हमारे लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं, जिसमें शौकत बसरा साहब थे, हमारे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब थे, उस्मान डार साहब की वालिदा थी, कल परवेज़ इलाही की मिसेज़ को देखा। तो हर जगह पे सिर्फ़ ये नहीं कि एफिलिएटेड वोटर के साथ भी ज़ुल्म हो रहा है। तो देखिए हमने एक चीज़ तय कर ली है कि हमने जमहूरी प्रोसेस से बिल्कुल बाहर नहीं जाना, जितना ज़ुल्म होगा, जितनी अज़ीज़ें दी जाएँगी, हमने इस प्रोसेस का हिस्सा बनना है, हमने बाइकआउट में नहीं जाना। क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत हमारा हक है, हम जमहूरियत ही से बदला लेंगे। और हम राइट। हमारी लीगल टीम को देखें कि हम पेशावर भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और खान भी 180 मुकदमात का ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। रफ़ीक रंजवाना साहब, आपकी नज़र में पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का बोल बाला किया है या फिर रिलीफ दी है? देखिए जी, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। इलेक्शन कमीशन का फैसला है और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है, तो मेरी नज़र में ये फैसला उन्होंने बादी नज़र में सारा रिकॉर्ड देख के किया तो सही किया होगा। मैं इस पे कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे पास एतराज़ करने की। और दूसरी बात है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल वर्कर, 40 साल की मेरी सियासत में वर्करी है मेरी, माशाल्लाह। उसकी उस सिचुएशन को सामने रखते हुए मैं कहता हूँ कि रास्तों में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मंजिल जिसको मिलती है उसके नसीब में होगा, अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा है उसके नसीब में होगा। ये और बात है कि तकदीरों की लकीरें तो हाथ में होती हैं मगर तकदीर पर बंदे का बस नहीं होता। ठीक है जी। तो ठीक है जी। बात ये है कि इन हालात में अवाम जिसको मुंतखब करती है, जिसको अक्सरियत देती है, तो ये किस्सा, ये बात हम अवाम के और कायदीन और पॉलिटिशियन जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके दरमियान छोड़ दे और हर किसी को खुला रास्ता दे, सब्जेक्ट टू कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, मैं हूँ, कोई खिलाफ वर्जी करे कोई और हो, किसी पार्टी से बिला तमीज़ और तफरीक, उसको कानून के मुताबिक निपटा जाए। बड़ी सिंपल सी बात है ताकि वेरी कोई बंदे पॉजिटिव को सर। उंगली उठाने की गुंजाइश ना हो। जायज जायज
तनकीद करने की। अदरवाइज तो नाजायज जो मर्जी कहते रहे मुखालिफ के खिलाफ, ये वतीरा है हमारी सियासत का। अब उससे हट जाएंगे उस वतीरे से तो बेहतर है। बहुत उससे आपने सर, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो। मुखालफत बराए मुखालफत, तनकीद बराए तनकीद, तामीरी तनकीद हो। मुखालफत है तो कोई असूल की हो, मुखालफत है तो किसी बात पे हो। तो बात हुई थी इस फैसले की, तो फैसले पर मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ जी गलत हुआ है। ठीक है, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक अदालत ने उनको इंसाफ दिया है, तो दैट्स अ गुड साइन। समंदर को आपने कूजे में समेट दिया और बहुत खूबसूरत तरीके से। रफ़ीक साहब, मुफ्ती साहब, आपकी नज़र में पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का बोलबाला किया या पीटीआई को रिलीफ दिया? नहीं, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आप पेशावर हाई कोर्ट कहते हो तो इसका माना तो फिर अदालत है ना, अदलिया। तो सारा हमारा अदालती निज़ाम जो है वो उससे मुराद होता है। मैं इसका कायल हूँ कि हमारा अदलिया का निज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम 142 नंबर पर हैं। करेक्ट। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, कुछ अच्छे लोग भी होते पेशावर हैं। वाले अच्छे हैं। और कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने फैसला किया है तो कुछ देख कर किया होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर किया और इन्होंने किस बुनियाद पर उसको वो बहाल किया। बहरहाल मैं इसका कायल हूँ कि सियासी जमातों को मुकम्मल मौक़े देने चाहिए और उनको आवाम के पास जाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। उनके सिंबल पर कतगन नहीं होना चाहिए और जबर के ज़रिए राय को तब्दील न किया जाए। लोगों को आसानी से छोड़ दिया ताकि वो अपनी राय इस्तेमाल करें। नतीजा जो भी आता है उसको कबूल किया जाए। लेकिन ये कि इदाराती जबर किया जाए या रियासती जबर किया जाए या अदालती जबर किया जाए और हक़ के अलावा गैर हक़ को हक़ बनाया जाए, तो जमीयत उलमा इस्लाम न पहले उसके हक़ में थी, न आज है और न फिर रहेगी। हमारा स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है। हम सच के साथ हैं, झूठ के साथ नहीं हैं। हम इंसाफ के साथ हैं, जुल्म के साथ नहीं हैं। और हम ठीक बात के साथ हैं, जबर के साथ नहीं हैं। ये आज ये और कल हम भुगतेंगे। हमें ठीक बात की हिमायत करनी चाहिए और जो ठीक नहीं है बबांग दोहल कह देना चाहिए। नताइज से बेखबर होकर कह देना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए और आइन पर कमा हक का अमल होना चाहिए। बहुत खूब सर, बहुत खूब। रियान साहब, अब क्या एमक्यूएम को परेशानी है कि कराची में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा सर, क्योंकि आसार नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान इस बात पे यकीन रखती है कि इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उतरना चाहिए और सबको उनकी बुनियादी कारकर्दगी, माजी की कारकर्दगी और उनके मैनिफेस्टो और ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर आवाम के सामने जाना चाहिए। एमक्यूएम बहुत कॉन्फिडेंट है इस बारे में कि एमक्यूएम को जब जब मौक़े मिले, एमक्यूएम ने लेजिस्लेशन और पाकिस्तान के अंदर जिन्हा का पाकिस्तान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जद्दोजहद की। आइनी तौर पर, जमहूरी तौर पर हमने भरपूर तरीके से कोशिश करते रहे, चाहे वो अर्बन सिंध के हवाले से हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से हो, आर्टिकल 140A के हवाले से हो, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली हो। इसमें एक ही तवाना आवाज़ आपने देखी होगी, वो एमक्यूएम पाकिस्तान की है, बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी। पानी की तरसील का मामला हो, रिहेबिलिटेशन हो, मेगा प्रोजेक्ट हो, कराची पैकेज हो और दीगर तमाम चीज़ें हैं, और या कराची के सेंसस के मामला हो, कराची की सीटें बढ़ाने के मामला हो। तो हम तो ये समझते हैं कि कराची के हवाले से बिलखसूस और बिलूम पूरे सिंध के हवाले से जो तवाना आवाज़ थी रही है असम्बलियों में, वो एमक्यूएम पाकिस्तान की रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को जब तक कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो तमाम ऐसे एलिमेंट जो कि बहाना बनाने का जवाब पैदा कर सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, गो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है देखा जाए, क्योंकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में नहीं दी गई। और सिंध में हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जगहों पर यह बात करते रहे और आज भी करते हैं कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ मिलकर जेरीमेंडरिंग की जाती रही है, डीलिमिटेशन के मामला हों। चाहे आपने देखा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में बूथ को, पोलिंग बूथ को लेकर कोई भाग रहा है, कोई ठप्पे लगा रहा है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें ये मीडिया ने ही दिखाई हैं, सोशल मीडिया पर थी, और हमारे लीगल दफातर खोलने के मामला हों और दीगर बहुत सारी चीज़ें हों। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम समझते हैं कि किसी को भी इस बात से
पीछे नहीं हटना चाहिए कि इलेक्शन में ना जाएं, इलेक्शन में जाना चाहिए और इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, वक्त पर होना चाहिए, तमाम जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एमक्यूएम अपने मैनिफेस्टो, अपने ट्रैक रिकॉर्ड और अपने ऊपर होने वाली तमाम एट्रॉसिटीज़ के साथ आवाम के दरमियान मौजूद है और हम इस बात का बड़ा खुलकर आवाम के सामने जाकर इज़हार भी करेंगे। ठीक सर, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल नियाज़ी साहब आपकी तरफ पेश करता हूँ। नियाज़ी साहब, अब जो हालात हैं, अब कराची में भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से कोई बड़ा नाम नहीं आ रहा। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपनी पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन तो चला रही हैं, लेकिन देखा जाए तो पीटीआई की जो खबरें ही रोज़ चल रही होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे नेशनल मीडिया पे हो, तो एक अल्लाह की तरफ से, उसकी कुदरत कामिला की तरफ से आपको एक नेचुरल तरीके से कैंपेन मिल गई है, आप रोज़ खबरों में होते हैं। तो लग ये रहा है कि पीटीआई को ओवरऑल मुल्क में अगर वोट पड़ा तो वो सिंपैथी वोट होगा कि बड़ा जुल्म हो रहा है पीटीआई के साथ, और ये एक नेचुरल कैंपेन चल पड़ी है आपके खिलाफ, और लोग सोचते हुए कि यार इतनी मुश्किलात से ये आ रहे हैं तो इनको वोट दे दें। तो ये एक बेनिफिट इन डिस्गाइज भी मैं ऐसे कहूँगा सर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा मैं ऐसे, आप कहेंगे सर इसे? मैं सबसे पहले तो आपके तमाम मेहमान जो बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुक्र है कि हमारे लोगों की जमहूरी सोच है कि सब ने इंडोर्स किया है अदलिया के फैसले को भी, और एक पार्टी को, हर पार्टी को, संबल को, पार्टी को इलेक्शन में प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए। देखें इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मेरे सवाल पे आ जाएं सर, ये जो सिंपैथी वोट पड़ेगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो आपके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, आप ऑटोमेटिक आपकी एक पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, बाकी सब मेहनत कर रहे हैं। जी जी, देखिए पहली बात ये है कि जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट गई वो भी लोगों के सामने आया कि जिस तरीके से एक मैंडेट वाली जमात को हटाया गया, उसके बाद से जिस तरीके से पिछला तो फेस कर रही है, ये मेरा ख्याल है कि हमने पहले बैठ के मीटिंग की थी तमाम दोस्तों ने कि हमने जमहूरी प्रोसेस से बाहर नहीं जाना, हमने किसी बाइकाट की तरफ नहीं जाना, हम जमहूरियत के साथ रहेंगे, हम इस जमहूरियत का प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि तमाम मीडिया भी और पाकिस्तान सारे कराची में तो आपने सर कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, जो सारे पुराने थे वो तो चले गए, कोई इलेक्शन लड़ नहीं रहा, किसी को डर लग रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो कैंडिडेट्स कहाँ हैं सर? कराची तो बिल्कुल ही आपने खाली छोड़ दिया। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि इस डर, इस खौफ और डर की फिजा के अंदर भी हमने कहा है कि हमारे साथ जो भी जुल्म होगा, हमारे कैंडिडेट्स को निकाला जाए, पेपर छीने जाए, हमारे वर्कर तक भी। आज इस्लामाबाद के 3 हलकों में आप देखें कि हमारे वर्कर्स ने भी पेपर जमा कराए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने। आपको खैर आपने बड़ा अच्छा तजिया कर दिया है कि हमारे लोगों को जिस तरीके से डरा के, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से प्रोसेस से निकाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम इस कौम की, इस मुल्क की, फेडरेशन की बड़ी जमात हैं, हम इस प्रोसेस में रहना चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, और जो हमारा मंशूर है उसके तहत हम मुल्क में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है हम फेस कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन न्याजी साहब, पीटीआई के जो वर्कर हैं वो इस वक्त बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, वापस आके मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा आपकी। पहले इमरान खान चेयरमैन, फिर गौहर खान चेयरमैन, फिर इमरान खान, फिर गौहर खान, वो एक गेम चल रही है ऐसा लग रहा है। तफसीलन आपसे पूछूंगा। और कराची का मुद्दा भी मैंने उठाना है बाकी सियासी जमातों से कि कराची से क्यों नहीं लग रहा कि कोई बड़ा खिलाड़ी सामने आने वाला है। यहाँ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो गया है कराची में, यहाँ के डायनामिक्स हमेशा हम जानते हैं बिल्कुल अलग है। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराची से पहले सोचा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब कागजात जमा कराएंगे, फिर आई खबर मरियम नवाज साहिबा की, फिर आई खबर आसफा भुट्टो जरदारी की, फिर मालूम पड़ा बिलावल ने भी लियारी से कागजात जमा नहीं कराए। एमक्यूएम के भी जो वर्कर्स, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने भी 4 जगहों से कागजात जमा कराए। लग ये रहा है कि किसी को मालूम ही नहीं है कराची किसको वोट देगा। और कराची में हालात भी ऐसे, मैं कराची का रहने वाला हूं पिछले 35 सालों से, मैं भी जब आसपास अपने दोस्तों से, यारों से पूछता हूं कि आप किसको वोट देंगे, तो सब ज्यादातर लोग कंफ्यूजन का शिकार है कि किसको वोट देंगे, और कोई बड़ा नाम भी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मायूसी और बढ़ जाती है। रिहान हाशमी साहब, आप ये बताइए कि क्या वजह है कि कराची वालों को भरोसा नहीं रहा है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कंफ्यूजन का शिकार है। और आप लोग खुद 4 जगहों से कागजात जमा कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है आपको ही नहीं मालूम आप कहां से जीतेंगे। अच्छा, आपने जो बात की है ना, आप एक तरफ तो बता रहे हैं कि दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप भाग गए कराची से, भाग गए, लेकिन हम वो हैं जिन्होंने 4 जगहों से जमा कराया। आपका घर है, हमारा घर है, और इसीलिए हमने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली नहीं छोड़ा, और वहां से हमारे मुख्तलिफ लोगों ने जमा करा। और इस साल मैं आपको बताऊं,
तकरीबन हमारी एक कमेटी बनी थी और 1,500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे जिनके इंटरव्यूज़ किए, उनमें से 800 को जो शॉर्ट लिस्ट होकर आए थे हमारे पास, और 800 कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने का कहा गया है। इस बार तो फ्लडेड थे हम, और माशाल्लाह इस बार जो स्लॉट आई है हमारे पास नौजवानों की, ख़वातीन की, और वो जो प्रपोर्शन था ख़वातीन सीट्स का, तो हम फ्लडेड हैं। और माशाल्लाह से हमारे पास लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट की जो विलिंग है। ये ज़रूर है कि आपकी जो बात किसी हद तक कि क्योंकि सिनेरियो इस तरह का क्रिएट हुआ है, तो मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि तमाम लोग अपने मैनिफेस्टो और ट्रैक रिकॉर्ड, प्रीवियस काविशें और जो डिलीवर किया है कॉन्स्टिट्यूशनली और जो नेशनल कैनवस के ऊपर, वो लेकर जाने की अब बात है। आप अब पीपल्स पार्टी के मौजूद के साथ दोस्त ये नहीं कह सकते लाहौर में जाके वोट लेने के लिए कि जनाब लाहौर वालों हम कराची जैसा लाहौर बना देंगे, क्योंकि लाहौर वाले पनाह मांगेंगे कि नहीं कराची जैसा आप लाहौर ना बनाएं। क्योंकि देखिए बहुत सारे ग्रीवियंस हैं, तकरीबन 10 साल का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना देना, आर्टिकल 140A का इतलाक़ ना करना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात है। फिर जो वो लोग हमने जिनके साथ इत्तेहाद किया, जिन्होंने हमारे कंधों पे अपनी हुकूमत साजी की माजी में, उसमें हमारे पीटीआई के भी दोस्त शामिल हैं। कराची पैकेज का सवाल करेंगे कराची वाले, उनसे बोलेंगे 1100 अरब में से आपने कितने पैसे दिए? नवाज शरीफ साहब से सवाल करूंगा कि उन्होंने यहाँ मोटरवे क्यों नहीं बनाया। रफीक रजवाना साहब, कराची वाले ये कहते हैं कि नून लीग कोई बड़ा कैंडिडेट भी नहीं ला सकी कराची से, बहुत बड़ी कहते हैं कराची इज लाइक 10% ऑफ पाकिस्तान। रफीक साहब, आबादी के लिहाज से और अगर इकोनॉमी की बात करें तो 50% से ज्यादा है। कराची को क्यों इग्नोर किया जाता है? ना यहाँ मोटरवे है, ना यहाँ उस तरह की 6-6, 8-8 रोआ सड़कें हैं, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है कराची ATM है सर पाकिस्तान का, ऑल टाइम मनी कमाते जाओ खाते जाओ कराची से, कराची को वापस कुछ नहीं देना। क्यों नून लीग इग्नोर कर रही है रफीक साहब कराची को? मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन जमा कराया किसी हल्के से। सर वो भी कंफर्मेशन नहीं है सर, मैंने काफी कंफर्म किया, उसको फिर मालूम पड़ा कि नहीं जमा कराया। अगर कराए हैं तो मैं सर शुक्रिया अदा करूंगा आपका। अच्छा, मैंने टीवी पे देखा इसलिए मैं इसके बाद दूसरी बात तो नहीं कर सकता, और पहले भी वहां से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। जमात को कोई कराची प्लान रफीक साहब, कोई कराची प्लान, कोई सिंध का प्लान? सुने मेरी बात सुने, वो देखे मंशूर कमेटी अपना मंशूर भी बना रही है, अदरवाइज कराची को कोई हुकूमत, कोई पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और हम कभी कभी कहते हैं कि कराची को कभी अरूस अल बिलाद कहते थे, रोशनियों का शहर कहते थे। अब उसको देखें, उसकी हालत देखें तो कराची वाले ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हमारे MQM के दोस्त हैं, बाकी दोस्त बता सकते हैं वो अरूस अल बिलाद है या नहीं है। उसके मुकाबले में भी लाहौर की बात हो रही थी या पंजाब की बात हो रही थी। अब बात यह है कि जो भी जिसकी कारकर्दगी रही, जितनी बार हुकूमतें मिली, उसको सामने रख के अवाम ने तकाबली जायजा लेना है कि हुज गवर्नमेंट वाज कंपैरेटिवली बेटर। दी बेस्ट तो अब बात हो भी सकती है, मगर मैं मोहतात अंदाजे में कहता हूँ कंपैरेटिवली बेटर। तो मैं ये चीज बड़े फख्र से कहता हूँ कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो नून लीग का दौर हुकूमत was much more comparatively better than other governments। अब अपना MQM हमारी इत्तेहादी रही है। अभी ये जो अदम एतमाद के बाद हुकूमत साजी हुई, तो अभी बात हो रही थी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। न्यायी साहब फरमा रहे थे, अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में क्या बेहतर ना होता जरा आज की सिचुएशन को एक साइड पे चलाएं टीवी पर, और उस सिचुएशन को सामने रखे कि अदम एतमाद के बाद अगर खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के पार्लियामेंट में बैठ जाते, ना ये साइफर केस होता, ना ये मुकदमात होते, ना ये खराबी होती, और आराम से हुकूमत का और असम्बली का वक्त पूरा हो जाना था। और आज बड़े आराम से लोग इलेक्शन में जाते, ना कोई इल्ज़ाम होता, ना कोई पोल रिगिंग की बात होती, ना कोई और बातें होती। तो ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस दौर में 2023-2022 में जब ये अदम एतमाद आया, तो उसके बाद उसी प्रोसेस का हिस्सा बन जाना चाहिए था। और उस अदम एतमाद के बाद मेरा ख्याल है खान साहब सड़कों में भी बात करते और पार्लियामेंट में खड़े होकर लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे बात करते तो बड़ी फोर्स होनी थी। यानी उन्होंने ये ट्रेन मिस कर दी और अपने लिए
मुसीबतों और मसाइल का अंबार अपने पहाड़ अपने सर पे ले लिया। उसमें कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, कुछ ज्यादती भी है, कुछ सही भी है। जो कुछ भी हुआ 9 मई के वाकयात, वो बातें अब दे आर फेसिंग इट। ठीक है जी, और मगर जो भी फेस कर रहे हैं उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब वी आर हेडेड टुवर्ड्स द न्यू इलेक्शन। न्यू इलेक्शन में दावे तो सारे करते हैं कि हमारा वजीर आजम होगा और हमारा होगा, मगर ये गेम है पंजाब पर ज्यादा डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स मेन पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तानी पीपल इज डिपेंडेंट ऑन पंजाब, बिकॉज पंजाब की कौमी असम्बली की नशीतें सब सूबों से ज्यादा है। इसीलिए पंजाब में हमें जो एज हासिल है, हम अपनी बात पे क्लेम ना समझे, हम कह सकते हैं कि हमारी अक्सरियत बन जाएगी और हम हुकूमत साजी कर लेंगे। बाकी दूसरी जमातों का भी राइट है वो कि नहीं हम जीत जाएंगे। ये तो मैदान है भागने के लिए, सबके लिए बराबर मैदान होना राइट रफीक चाहिए साहब। और है मेरी नजर में। सर वैसे और उसके बाद जो भी फैसला होता है, फिर एक आखिरी सर बात इस इस बात से सवाल के तो हवाले मेरे से, ख्याल से हर फिर जो भी पाकिस्तानी फैसला होता है राइट सर मेरे ख्याल से आपकी बात से तस्लीम करके आगे चलना चाहिए। राइट सर आपकी बात से मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी इत्तेफाक करेगा कि पंजाब हर एंगल से चारों सूबों में सबसे एज ले जाता है, सबसे आगे है। मैं मुफ्ती साहब से सवाल पूछना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, बिफोर आई गो टू नियाज़ी साहब, जल्दी से मुझे बताइए JUIF के पास कराची के लिए क्या प्लान है? कोई बड़ा कैंडिडेट है? मौलाना साहब यहाँ से कागजात क्यों नहीं जमा करा रहे? क्या है आपके पास कराची प्लान, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब? देखो, प्लान तो है और उसकी तफसील तो आएगी जब हमारे लीडर मौलाना फजल रहमान साहब वो अपने दस्तूर और मंशूर का ऐलान करेंगे। आप के सवाल में जो बदगुमानी का पहलू है वो नहीं होना चाहिए तलहा, इसलिए कि कराची को तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कराची हमारा हब है, माशी लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी, और कराची का चेहरा तो हम पूरे दुनिया में बताते हैं कि इसका खूबसूरत चेहरा है। मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जमात अगर ज़िंदा रहना चाहती है और वो कराची को सरफ नज़र करे या नज़रअंदाज करे, ऐसा नहीं हो सकता। 12 किसी जमात का हिस्सा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। माजी के अंदर हमारे हिस्से के अंदर कम सीटें आई हैं, ज़्यादा सीटें तो MQM के पास होती हैं या पीपल्स पार्टी के पास होती हैं। तो असल काबिल एतमाद बात तो इन दोनों की होगी कि ये कराची को क्या पैकेज देते हैं और उनका मंशूर क्या है। 12 हमारे मंशूर भी इसमें शामिल हैं। चंद दिनों में हमारे लीडर उसका वो जिक्र करेंगे, पहले से बताना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कराची जो है वो खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल, कराची किरची तो पाकिस्तान किरचा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट मुफ्ती साहब। अच्छा, मैं आखिर में नियाज़ी साहब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा। एक सवाल रफ़ीक रजवाना साहब की बात से निकला कि अगर इमरान खान लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाते तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं होता। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा नियाज़ी साहब। और दूसरी, कराची ये वोटर्स जो आपके थे जिन्होंने आपको लास्ट टाइम कराची से 21-22 MNAs बना के दिए थे सर, अब वो वोटर सोच रहा है कि क्या करूं, उसके लिए कोई प्लान है? क्योंकि आपके बड़े बड़े लीडर्स तो गायब हो चुके हैं सर। देखिए जी, सबसे पहले तो जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया है, मेरा ख्याल है कराची में वाहिद पार्टी हमारी थी जिसने एक आम आदमी को वोट टिकट दिया और एक आम आदमी वहां से MNA इलेक्ट हुआ और MP इलेक्ट हुआ। PTI को कोई डर नहीं है हमारे पास किसी बड़े नाम को टिकट देने के लिए। हमारे पास जितने ये दोस्त हमारे फरमा रहे हैं कि फलां नाम है, फलां इलेक्टेबल, इस टाइम अगर PTI के किसी आदमी को भी हमारे इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन का मौका दें, वो इलेक्शन नहीं हारता, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो। क्योंकि ये आपने पहले कह दिया कि शायद लोगों का ट्रेंड आपकी तरफ से जो मजालिम हुए आपकी तरफ आया, लेकिन मैं कहता हूं कि इमरान खान का एक स्लोगन जो है ना, जो मुझे भी अट्रैक्ट करता है, बीइंग वकील, और पाकिस्तान की नीचे अवाम को भी करता है, क्योंकि जहां एक निज़ाम हमने देखा है वही निज़ाम चल रहा है जो जागीरदार और सरमायादार इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। हम वो जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं ना, जो मगरब ने उठाया और वहाँ वो आगे चला गया। इमरान खान जो लोगों को कहता है ना कि मैंने नीचे से लोगों को उठाना है, तो कमज़ोर आदमी उसके साथ खड़ा इस वजह से है कि हमें पाकिस्तान में मौका मिलेगा। जो पहली हुकूमत थी, जो इमरान खान अपोजिशन में नहीं बैठता था, हमें जो अगर 2/3 मेजॉरिटी जहाँ नहीं मिलती तो हम हुकूमत उस तरह नहीं चला सके। हमारी तमाम रिफॉर्म, हमारी जितनी रिफॉर्म देख लें, हमारी एक्सपोर्ट के बारे में, हमारा सेहत कार्ड देख लें, नून लीग से पूछ लें, PPP से पूछ लें, उनका वर्कर भी तारीफ करता है कि सेहत कार्ड के लिए जो इमरान खान ने किया है उससे कितने आम आदमी को फायदा हुआ है।
वो हमारा सर देखिए लीडर ऑफ द इलेक्शन। ऑपोजिशन भी बन जाते तो बड़ा फायदा हो जाता, केस ही नहीं बनते कोई भी सर, ये साइफर तोशा 190 मिलियन पाउंड सबसे बच जाते। देखिए वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसका जवाब ये है कि जमहूरियत में मेरा राइट है अगर मैं बैठूं या ना बैठूं, लेकिन पार्टी को इलेक्शन में ना आने देना, पार्टी को अलहदा करना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पहले देख चुके हैं। पाकिस्तान बनने के बाद इलेक्शन के जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए, आपसे एक मुल्क का एक हिस्सा चला गया। अब आप ये कहते हैं कि जी एक पार्टी को इलेक्शन से आउट किया जाए और उसके लिए एक एक्रेंस हमारे ऊपर रखी हुई है। क्या सारे लोग उससे इन्वॉल्व हैं? एक खौफ व हिरास की हवा है। और आपने ठीक कहा है कि लोग इलेक्शन की तरफ आने के लिए क्या डर रहे हैं कि लोगों को तो टिकट लेने के लिए, लोगों को नॉमिनेट करने के लिए, टिकट लेने के लिए कोई आगे जाने को तैयार नहीं है। इस वजह से तमाम लोग इस टाइम इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं, उसके विजन के साथ खड़े हैं, और वो कहते हैं कि हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। और इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हमें हुकूमत, इंशाल्लाह हम हुकूमत में आते हैं तो हम भी जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत वही ना पसंद नियाज़ी लोग हैं। साहब, एक दौर था कि टिकट के खातिर लोग तो बड़ी बड़ी रकम देने को तैयार होते थे, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि टिकट लेते ही सलाखें देखनी है, असीरी देखनी है, मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। एक ब्रेक में ले रहा हूँ। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको यकीनन कहीं जाना है, कमिटमेंट है, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक के बाद मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। JUI के वफ्द ने आज यूसुफ रजा गिलानी साहब से मुलाकात की है, यानी JUI अब पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद करेगी इतने सारे इत्तेहादों के बाद, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल पीपल्स पार्टी का मंशूर रखने जा रहे हैं। बाकी पार्टियों का मंशूर कब आएगा, MQM का कब आएगा, नून लीग का कब आएगा, काफी वक्त अब गुजर चुका है, इलेक्शन सर पे खड़े हैं। ब्रेक लीजिए। इलेक्शन सर पे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। यकीनन देखना है पीपल्स पार्टी ने जो दावे किए थे, बिलावल साहब ने जो कहा था 17 वजारतें बंद करेंगे, 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करेंगे, आम आवाम को देंगे, किसानों को देंगे, मजदूरों को देंगे, मंशूर का हिस्सा बनाते हैं या फिर सिर्फ नारों का हिस्सा ही रखते हैं। साथ साथ दूसरी सियासी जमातें अपना मंशूर कब लेकर आएंगी? अब तो समझिए कि एक महीना 2 महीने बचे, 1 महीना समझिए 8 दिन 10 दिन बचे हैं बाकी इलेक्शन में, उस वक्त भी अब देख रहे हैं कि मंशूर नहीं आया। रियान हाशमी साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में, पहले इनसे पूछ लेते हैं कि MQM में सबसे प्रोएक्टिव जमात हुआ करती थी एक दौर की, सबसे पहले मंशूर लेकर आती थी, अब वो आईनी तरमीम तो ले आई है, मंशूर नहीं लाई है, शायद आप कहेंगे वही पुराना वाला है। रियान साहब देखें, मंशूर हमारा पहले भी बना हुआ था, और हम शैडो बजट हो, मंशूर हो, मैनिफेस्टो को हमने अपडेट करके लॉन्च भी कर दिया था आज से तकरीबन 2 माह कबल। ठीक, उसके ऊपर हमने एक ब्रीफ सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी और उसको हमने बांटा भी था, PDF फॉर्म में भी मौजूद है। हम क्लेम करते हैं कि MQM वो जमात है जिसका बहुत ही क्लियर कट मंशूर है, जो कि इख्तियार सबके लिए, ये नारा हमारा ही था और हमारा ही है, जो कभी हासिल नहीं हुआ, अब हासिल होगा। नहीं, नारा लगाकर उसकी तरफ गामजन होना, सियासी जद्दोजहद करना, आईनी जद्दोजहद करना, वो आज तक कर रहे हैं। और अभी एक साहब कह रहे थे, नियाजी साहब, भाई हम क्लेम करते हैं कि जिन्होंने मीडियाकर्स को दिया, आपके पास तो पैसे वाले और जहाज़ उड़ाने वाले और जहाज़ रखने वाले लोग हैं भाई, हमारे पास एक वेस्पा रखने वाले और बहुत ज़्यादा कोई अच्छी सलून रखने वाले लोग होंगे, मेजॉरिटी नौजवानों का। तो आपको मिली है ना सर? वो होगा तो इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें अभी तक नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, हम कंसर्न है कराची के हवाले से। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लोगों का असल मसला हल होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, हमने सोल्यूशन तैयार किया है। अब हमारा गिला क्या है? हमारा इत्तेहाद, वो जो पलंदा था मुतालबात का PTI के साथ जो हुआ था, वो यही तो था कि कराची पैकेज तो दें। अब लोग सवाल करेंगे PTI से कि जनाब आपने वादा किया, तहरीरी मुआहदा हुआ कि आप कराची पैकेज देंगे, कराची पैकेज के 1100 अरब में से कितने दिया आपने? और मैं देखें, गायबाना बात है, मुझे नहीं बात, रजवाना साहब बैठे हुए नहीं बैठे, हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे लेटर पे हम अपोजिशन में बैठे हुए थे 2013 के बाद। मुस्लिम लीग नून ने ये ब्रिजेस, ग्रीन लाइन, ये मुस्लिम लीग नून ने बनाए, उन्होंने इफ्तिताह किया। K4 मनसूबा पेंडिंग में था, पीपल्स पार्टी इस पर तैयारी नहीं थी, और एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम मुस्लिम लीग के साथ जो हमारा कंसेंसस डेवलप हुआ है वो इसी बुनियाद पर हुआ है, मुफाहमत इसी बुनियाद पर हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। मिसाल के तौर पर वो इत्तेहाद कंफर्म नहीं है अभी तक। देखें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जिस दिन नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ मशरूत हो गया, चाहे लोकल बॉडीज में कोई भी बैठे, अभी तो दूसरी पार्टी के लोग बैठे हुए ना, MQM के लोग नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज भी जो भी है लोकल बॉडीज के अंदर, उसके पास वसाइल मिलने चाहिए, उसको फंड्स मिलने चाहिए। प्रोविंस आके कंसंट्रेट कर लेता है, रोक लेता है। क्यों रोक रहा है? प्रोविंस का क्या काम, लेजिस्लेटर का क्या काम? हमारा मौक़िफ़ ये है, आप कानून साज लोगों से, पार्लियामेंटेरियन से जब डेवलपमेंट का काम करवाएंगे तो यहां पर क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आ जाता है। MQM बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है,
एमक्यूएम के पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है, मैनिफेस्टो मौजूद है, हमारी काविशें मौजूद हैं, कराची के वोटर्स की तादाद को बढ़ाने की काविशें मौजूद है और उसमें रिजल्ट लेने की का रिजल्ट मौजूद है हमारे पास। लेकिन इसमें तमाम चीज़ें बिला तफरीक ज़ुबान, लिसान या नस्ल है या सियासी वाबस्तगी है, क्योंकि अगर किसी गली में पानी नहीं आ रहा तो भाई वहाँ पर रहने वाली तमाम ज़बान के लोग महरूम हैं। और हम कराची वालों के लिए बिलखसूस और बिलअमूम सिंध वालों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उसके लिए तजावीज़ भी दे रहे हैं। और आज अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा मुआहदा हो रहा है या कंसेंसस डेवलप हुई हैं या मुफाहमती अमल हुआ है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमें वो जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो आई हैं। लेकिन सर कानून तो पाकिस्तान में पहले भी बहुत अच्छे हैं अगर उन सब पे अमल होता। रफ़ीक रजवाना साहब, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नून का मंशूर कब आ रहा है और क्या उस मंशूर में कुछ स्पेशल होगा, शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इट? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इत्तेहाद एमक्यूएम से हो नहीं रहा, बीच में लटका हुआ है, और सर आपके कुछ तो इत्तेहादी ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं। आपने तो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया, अब JUIF जा रही है इत्तेहाद की सीट एडजस्टमेंट की पीपल्स पार्टी से बातें कर रही है, तो आई थिंक आपकी नज़र में ये सही है, दिस इज एथिकल? मंशूर के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सारी जमातों के जब मंशूर आ जाए तो मेरा ख्याल है वो एक ऐसी नेशनल कमेटी बन जाए, अगर सारी जमातों पर कोई थिंक टैंक टाइप हो, नेशनल तो सारों के मंशूर सामने रखने और उसमें से बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। उन कॉमन चीजों को आप एक नेशनल मंशूर का नाम दे दें, किसी एक जमात का ना हो। वेरी नाइस, ठीक है जी, सब जमातों का एक मुत्तफिका मंशूर हो और प्रायोरिटाइज करें, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। इस तरह से अगर चलेंगे तो मेरी नजर में ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान में हर जमात चाहती है सेहत का निज़ाम ठीक हो, एजुकेशन का ठीक हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठीक हो, रोजगार मिले, ज़राअत का ख्याल करे, सब कुछ करे। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वक्त रेज कर रहा हूँ, ये सारे मंशूर आ जाएंगे, क्या कोई जमात मैकेनिज्म भी देगी? क्या कोई जमात तरीकाकार भी देगी? या नारे रहेंगे कि हम ये कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे और फिर ये देखें कि अवाम इन चीजों को सुन सुन के थक गई है कि क्या इन बातों में कितनी सदाकत और सच्चाई होगी। तो इसीलिए इस तरह के नारों से इतनी गुंजाइश नहीं है। एक नेशनल कंसेंसस पे एक ऐसा मंशूर तो जरूर हो जो कौम का मंशूर हो, ताकि उस पर हर जमात उस पर पाबंद हो, उस पर अमल करना है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, और उस हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब इसी तरह से जो आजकल हालात है, इस तरह से चलते रहे और यही हालात रहे, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर प्री इलेक्शन अगर इस तरह से एक दूसरे मुखाले में चलो चलता रहे, इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करना चाहिए और हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जहाँ असूली इख्तलाफ है जरूर इख्तलाफ करे और अपोजिशन को जरूर इख्तलाफ करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन को खुद सोचना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में अभी बात हो रही थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर की, नेशनल फाइनेंस कमीशन की और लोकल बॉडीज की बात हो रही थी। इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट स्कीम जो है ना वो लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज के पास होनी चाहिए। ठीक है, और जो कानून साज असेंबली किस लिए कहा जाता है, लेजिस्लेचर किस लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है दे आर मेंट फॉर लेजिस्लेचर और नेशनल पॉलिसीज और कोई ऐसी बड़ी बातें करें। मगर आप ये देखें, मेरा भी तजर्बा है, आप भी एनालिसिस कर रहे हैं, सर्वे कर लें, हमें पार्लियामेंटेरियंस को अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि अगला इलेक्शन में अपने हल्के के लोगों को खुश करके कैसे सिक्योर करूं। जब इस सोच में मैं काम करता हूं तो मुझे सड़कें, बिजली, मुझे और बड़ी चीजें, सारा कुछ। सर वो आपकी पार्टी के कैंडिडेट है, वो तो कुरान पे हाथ रख के कस्में खिलवा रहे हैं, भाई मुझे ही वोट देना, मुकर मत जाना। वो पहले PTI में थे, साल पहले आपकी पार्टी में आए। देखिए, वो जो आप जिन साहब की बात कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल एक्ट है, पार्टी के मंशूर की या पार्टी की पॉलिसी नहीं है। वो किसी जगह उसने कहा होगा, देहातों में ऐसी बात चलती रहती है, तो वो एक बंदे का एक मतलब एक्ट है। इट कांट बी एट्रीब्यूटेड टू होल ऑफ द पार्टी PMLN। सुन ले मेरी बात। अब बात यह है कि इन चीजों को जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, जरूरी नहीं कि हम हर चीज पे पार्टी के ही मोहताज रहे। अल्लाह ने हमें अकल छोड़ दिया तो पार्टी को भी जरूर खड़े होकर बताएं। अंदर पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी से मिल रही है सीट एडजस्टमेंट के लिए, आई थिंक ये पॉलिटिकली आप समझते हैं सही दुरुस्त फैसला है उनका? एथिक्स में ये गलत नहीं समझा जाएगा कि आपका भी इत्तेहादी उनके भी इत्तेहादी? नहीं, बात यह है कि उनके साथ मिलके उन इलाकों में करना चाहती होगी। पॉसिबिलिटीज की गेम है ना, जितने आप मिला सके उसमें कौन सी बुराई है।
कोई हमारे साथ ये कोई शराइत मैं नहीं समझता तय हुई है, किसी और के साथ अलायंस वो नहीं करेंगे। हाँ, जिस जगह पे, जिन हालात में, जिन सीट्स पे हमारा अलायंस है और हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है, उसके अलावा कोई करना चाहता है तो करे, दे आर एट इट, बट लिबर्टी। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू की है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो जितना कम से कम मुखालफत खत्म कर सकते हैं, खत्म तो नहीं होती, कम से कम जहां भी मुकाबलेबाजी की पोजीशन तो हर जगह पे है, मगर कुछ हम ख्याल या हम सोच वाले बंदे या अलायंस वाले बंदे या मतलब सीट एडजस्टमेंट से वो चीजें कम हो सकती है, तो वो हर जमात की कोशिश होती है। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मुफ्ती साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नूर आलम खान JUIF में शामिल हुए, यकीनन एक बड़ा सियासी नाम जो आपकी पार्टी में शामिल हुआ। अब आपने आपकी पार्टी के वफ्द ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात की है, जो खबरें शाया हुई हैं उसके मुताबिक सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है JUIF पीपल्स पार्टी के साथ। सर, इतने सारे इत्तेहाद, नून से भी इत्तेहाद, MQM से भी इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद, मुकाबला तो ख़त्म हो गया आपके लिए सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ जो मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर है ना, वो सियासी सरगर्मियों का बहुत बड़ा मरकज़ है। तो हमारे पास PMLN वाले भी आए, हमारे पास पीपल्स पार्टी वाले भी आए, हमारे पास ANP वाले भी आए, और हमारे पास वहाँ शेरपाव साहब की पार्टी वाले भी आए। तो हमारा जो KPK है इस 5 जोनों में है। एक जम अजला कहते हैं कबाइल वाला, दूसरे जोन को कहते हैं ये जनूबी अजला, कोहाड़ से लेकर ड्रेसमिल खान तक, और तीसरा जोन वस्ती अजला, ये पेशावर, असावावी, मर्दान, नौशेरा, चारसदा वगैरह। चौथा जोन वो ज़ारा डिवीजन है, और 5वां जोन वो मालाकंड है। तो बाकी जमातें की एक जोन में हैं तो चारों में कमज़ोर हैं, जो दूसरे में मजबूत है तो और 3 में कमज़ोर है। तो JUI वहाँ हर तरह से ठीक है और मजबूत है। तो अगर हम एक जोन के अंदर एक जमात के साथ इत्तेहाद करते हैं और दूसरी जमात में दूसरे को एडजस्ट करते हैं और तीसरे में तीसरी को, तो इट मीन हम फ्लेक्सिबल लोग हैं और तमाम लोगों को साथ लेकर चलते हैं। आप इसको अप्रिशिएट करें, ये कोई कवाहत की बात तो नहीं है। यानी हदफ तक पहुंचने के लिए आप जिस लोकल बंदे के साथ इत्तेहाद करते हैं और पार्टी के साथ, ये तो बहुत अच्छा है, आप अपने वोट को ज़ाया होने से बचा रहे हैं। तो हम ऐसा कह रहे हैं, हमारे ये शजर ममनुआ नून लीग भी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, हमने PDM में सबको चलाया है साथ। आइंदा भी हमारी ये राय है कि हम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान एक मुफाहमत की फ़िज़ा हो। तो जमीयत शजर ममनुआ PTI है सर? और अब इसको नहीं, हमने ये भी नहीं कहा। हमने तो आपको खुले कह दिया कि भाई सब लोगों को बराबर मौक़े दो। तो ये किसकी तरफ इशारा था? हम नहीं समझ रहे। हम तो वो लोग हैं जो सच बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान रिकॉर्ड पर है कि हमारा इख्तिलाफ नज़रियाती है और हमारे नज़रियाती मुखालिफ को जेल में नहीं होना चाहिए। उसके भी दोनों हाथ खोलो और हमारे भी खुले रहिए ताकि हम वो मुकाबला करें। हम तो इस किस्म के लोग हैं, रिवायती लोग हैं, एहतराम करने वाले लोग हैं। अलबत्ता इतना है कि उनके हमारे दरमियान ज़रा गालियाँ वालियाँ ज़्यादा मिली हैं, तो पहले इतिहाद से पहले ज़रा उसका फैसला होगा कि उस पर आपको एक्सक्यूज़ है या नहीं है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, हर्फ आखिर नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम सियासी क़ुव्वतों को लेकर चलना चाहते हैं। हमें मुखालिफत है तो डिक्टेटरशिप से है, आमीरियत से है, बदमाशों से है, आइन तोड़ने वालों से है। हम सियासी लोग, कमज़ोरी तो होती हैं, लेकिन कमज़ोरी के बावजूद हमारे अंदर एक हम आहंगी मौजूद है और इंशाअल्लाह यही हम आहंगी हमें तरक्की के रास्ते पर गामज़न करेगी। माशाअल्लाह। वैसे मुझे याद पड़ रहा है, हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि पाकिस्तान की जो मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियाँ हैं उससे दुश्मन बड़ा फ़ायदा उठाता है, दुश्मनों से बड़ा इस्तेमाल करता है। रेहान हाशमी साहब, कराची के अंदर PTI का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता पिछले इलेक्शंस के मुताबिक। उसको किस तरह MQM की तरफ आप लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कंफ्यूज्ड हैं, व्हाट टू डू, वेयर टू गो। देखिए, 2018 के इलेक्शंस की बात करेंगे ना, तो हम उसको इंजीनियर्ड इलेक्शंस कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक कराची में मौजूद है। बहुत सारे लेकिन लोग हमारे जैसे जिन्होंने पहली बार वोट दिया होगा आपने, मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो 2018 में आप यहाँ से इतनी सारी सीटें लेकर चले जाएं और वो नेशनल असेंबली की इतनी सीटें लेने के बाद कराची को पलट के ना देखें। कराची के आपने जिनको वोट दिया होगा ना, आपने उनको उन पार्लियामेंटेरियंस को कितनी दफ़ा अपने हल्के में देखा। तो कराची वाले
जो जी शऊर लोग हैं वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उनको पता है कि उनके हकूक़ के लिए बात एमक्यूएम करती रही। हाँ, उन्होंने नाराज़गी की बुनियाद पर, उम्मीद की बुनियाद पर, नेक तमन्नाओं की बुनियाद पर अगर ऑप्ट किया था वो फैसला और उसको और मज़ीद तक़वियत दी गई 2018 में इंजीनियर करके, तो उसके बाद हासिल क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे गाली गलोच और 1100 अरब के वादे वईद, कराची पैकेज की लॉलीपॉप एंड सो ऑन। तो रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि जो प्रैक्टिकली हमने दिखाया भी, बताया भी, कोशिश भी की और यहाँ भी करेंगे आने वाले दिनों में। और जहाँ तक बात है ना कि भाई इतना दम तो पैदा होना चाहिए था ना, पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, कराची वालों से को देखकर दम पैदा करें कि 3 दिहाइयों से सह रहे हैं एट्रॉसिटीज़ को, 3 दिहाइयों से मिसिंग पर्सन सह रहे हैं। और यही लोग थे माजरत के साथ जो बोलते थे हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है जो आप टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं। हम बोलते थे नहीं हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ये बोलते थे नहीं, लेकिन ताली बजाते थे उस वक्त। हमारी हमदर्दी अगर किसी के साथ नाजायज़ हो रहा है, लेकिन जो लोग कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने जो वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट की वहाँ पर, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा वक्त भी याद करें कि जब हम कहते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे तो सब ताली बजा रहे थे। हमने बर्दाश्त किया, 2 थप्पड़ बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, 4 दिन जेल गुजारने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे लोग लीड करेंगे। यकीनन यकीनन। रफ़ीक रजवाना साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमजा शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट इस वक्त पब्लिश हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि इस मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और सर नून लीग से ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिसके बाद लगता है कि अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मरियम औरंगजेब साहबा जो कुछ वक्त पहले रोज़ टीवी पर आती थी, अब टीवी से गायब हो चुकी हैं। हमने देखा दानियाल अजीज़ वर्सेस एहसन इकबाल, फिर हमने एक और तमीना दौलताना साहबा वर्सेस मरियम नवाज़ भी देखा। अब हमजा शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में जिन्होंने साथ दिया उनको नज़रअंदाज किया। क्या हो रहा है अंदर रफ़ीक रजवाना साहब? ये जमहूरियत की एक खूबसूरती है कि पार्टी के अंदर इतनी जमहूरियत है, जितनी भी है, मतलब है कि पार्टियों में बहुत ज़्यादा जमहूरियत होती नहीं है। तो कि बात जिससे इख्तलाफ हो जिस बात पे, कि वो बात की जाती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जब ये पार्लिमानी बोर्ड बैठते हैं, जब टिकट्स की एलोकेशन होती है, हम भी कई दफ़ा पार्लिमानी बोर्ड्स के मेंबर रहे, तो उसमें बहुत सी कंसिडरेशन विद इन द पार्टी होती है। बाज़ औक़ात नाराज भी हो जाते हैं लोग, बाज़ औक़ात पुराने वर्कर्स को नज़रअंदाज भी हो जाते हैं, नज़रअंदाज नहीं होते, वो एनालिसिस करते हैं, तो और वो मतलब वे करते हैं, वजन करते हैं सारी चीज़ों का। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अब सारी चीज़ें डिस्कस करें तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, उसमें फैसले होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी तो आप इंसान से या पार्टी से या उस बोर्ड से कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, मगर ओवरऑल वो फैसले ठीक ही होते हैं। और अगर हमजा शहबाज साहब ने ये बयान दिया है या ऐसी कोई बात की है जो पब्लिश हो चुकी है, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उस बगैर तस्दीक के उस पर मजीद कुछ कहने से कासिर। रफ़ीक रजवाना साहब, रेहान हाशमी साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आप तीनों मेहमानों का मैं बेहद मशकूर शुक्रगुजार आप आए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है। सोशल मीडिया पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।